दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार का चुनाव पल पल बदलता जा रहा है, पल पल नए रंग में ढलता जा रहा है और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के पास जिस तरह से 2015 से भी नीचे कहीं आंकड़ा उसका तो नहीं चला जाएगा, 53 से भी कम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट तो नहीं जाएगी। ये हालात पैदा होते हुए जब दिखाई दे रहे हैं, इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने आज वो बाजी चली है जिसकी कल्पना कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी नहीं की होगी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने नहीं की होगी। हालात दरअसल ऐसे हो गए हैं कि बिहार जैसे राज्य में जहां सरकारी नौकरी ही जीवन का सबसे बड़ा और बहुतों के लिए एकमात्र लक्ष्य माना जाता है, उस राज्य में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की सबसे बड़ी डिमांड जिस ढंग से तेजस्वी यादव ने आज मान ली है, सत्ता में आते ही वो पहला काम यही करेंगे, उससे पूरा चुनाव एकदम से पलटता हुआ दिखाई दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सबको हिमाचल का चुनाव याद होगा, लेकिन तेजस्वी वहीं तक नहीं रुके हैं। सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग माने जाने तक ही तेजस्वी यादव नहीं रुके हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का कोर वोटर कहे जाने वाले अति पिछड़ा वर्ग के वोटर्स के बीच भी एक अलग तरह की सामाजिक परिस्थितियों को राजनीतिक सांचे में ढालने की कोशिश की है। सभी जानते हैं कि जो कर्पूरी फॉर्मूले का आरक्षण था, वो कर्पूरी फॉर्मूले का आरक्षण नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों से आगे बढ़ाकर पंचायतों और नगर निकायों यानी लोकल बॉडी के इलेक्शन में लागू किया। 20% आरक्षण अति पिछड़ों को दिया। अब तेजस्वी यादव ने उसे बढ़ाकर 30% करने की बात की है। यानी अब किसी भी पंचायत या किसी भी म्यूनिसिपैलिटी में 30% सीटें अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए आरक्षित होंगी। अब सवाल यह उठता है कि नगर निकायों में जब वो ऐलान कर रहे हैं, जी हां, नगर निकायों में जब ये ऐलान कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उनका फोकस नगर निकाय पर है, पंचायतों पर नहीं है। उस तरह से ग्राम पंचायतों पर नहीं है। नगर निकाय में जब वो 30% की बात कर रहे हैं, तो बिहार में ज्यादातर नगर निकाय वाली सीटें कौन लड़ रहा है? बिहार में ज्यादातर म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका या नगर निगम वाली सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और जरा सावधानी देखिए तेजस्वी यादव का कि नगर निकाय वाले इलाकों में यदि तेजस्वी यादव ने कहा है कि 20% की जगह 30% आरक्षण वो दे देंगे, इसका सीधा मतलब है कि ग्रामीण इलाकों में तो जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है। ग्रामीण सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के वोट बैंक को कहीं से कोई नुकसान न पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर जेडीयू का वोट बैंक महागठबंधन के वोट बैंक के साथ आकर क्लब हो जाए, उधर शिफ्ट कर जाए, इसका पुख्ता इंतजाम करते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। सवाल घूम फिरकर वही दिखाई देता है कि जिस तरह से महादलित नेता और महादलित समुदाय को जो नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है, उस महादलित नेता को यानी राजेश राम को डिप्टी सीएम डिक्लेयर न किया जाना, अर्बन लोकल बॉडी में अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाने की बात करना जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही है, आखिर नीतीश कुमार किससे दोस्ती, किससे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और किसके लिए राजनीतिक तौर पर गड्ढा खोद रहे हैं? बिहार को देखने वाले, समझने वाले सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच लोजपा और भाजपा एक है, ये नारा तो 2020 से गूंज रहा है। 2020 में जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी को छोटा करने के लिए चिराग पासवान की पार्टी का इस्तेमाल हुआ, नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर चिराग पासवान नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात करते रहे, उनके कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट उतारकर जनता दल यूनाइटेड को कई सीटों पर हरवाने का काम किया। अब नीतीश कुमार उनके घर जा तो रहे हैं, लेकिन जो पहले फेज में दिखाई दे रहा है, क्या वो दूसरे फेज तक जाएगा? और क्यों भारतीय जनता पार्टी बिखर रही है? और बिखरती हुई भारतीय जनता पार्टी पर अर्बन लोकल बॉडी में ईबीसी के आरक्षण से लेकर सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम तक जिस तरह से तेजस्वी यादव बाजी पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पूरे खेल पर यदि नजर डाली जाए तो उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव और महागठबंधन की भूमिका का ही हाथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी भूमिका भी कम बड़ी नहीं है। बीजेपी ने अब तक सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया। विधायक दल मुख्यमंत्री चुनेंगे, यह बात अमित शाह ने कही,
उन अमित शाह ने कही जो 2029 के बाद के प्रधानमंत्री का ऐलान भी करते चलते हैं। मतलब वहां संसदीय दल नहीं चुनेगा, बिहार में विधायक दल चुनेगा। ये दोहरा मापदंड अपनाने वाली परिस्थितियों को बिहार का वोटर जो राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक है बखूबी समझता है। और वहीं दूसरी तरफ, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी नाराज भाजपा और अमित शाह भाजपा में विभाजित होती हुई दिखाई दे रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर के समीकरण जो पहले से गड़बड़ाए हुए हैं, सीएम चेहरा नीतीश कुमार नहीं होंगे तो कौन होंगे ये भी ऐलान नहीं किया जा रहा। उन सारी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोजपा की तरह ही, चिराग पासवान की तरह ही बिहार गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। और कैसे बिहार गड़बड़ा रहा है, पटना जिले की स्थिति को देखिए। पटना जिले में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत ही कायस्थ समुदाय का वोटर था। 2 विधायक होते थे, दोनों के दोनों भाजपा से। इस बार 2 की जगह 1 सीट कम कर दी गई। और जिस तरह का विरोध पूरे पटना शहर में कायस्थों का दिखाई दे रहा है, उस विरोध के बीच सियासत किधर जाएगी ये कहना मुश्किल होता जा रहा है। और उस विरोध के बीच अगर सियासत को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश बीजेपी अपने चुनावी हिंदुत्व के सहारे कर रही है, तो कहीं ना कहीं जाति गणना से अगर पिछड़े वर्ग का वोट विभाजित हुआ है, तो अगड़े वर्ग का वोट भी तो विभाजित हुआ है। कायस्थों की नाराजगी पटना में ही नहीं बल्कि गया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी कई शहरों में भारी पड़ रही है। ब्राह्मणों की नाराजगी बक्सर से लेकर दरभंगा तक भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी जो पहले से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के तहत एक बड़े अल्पसंख्यक समुदाय और बिहार के सबसे बड़े समुदाय को छोड़कर राजनीति करती रही है, उसमें अब और सारे सामाजिक समूह यदि जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सियासत किधर जा रही है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, इसे सभी समझते हैं। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट काटा गया, कहा गया कि ये नए लोगों को मौका दिया जाएगा। लेकिन नए लोगों को मौका क्या गया की सीट पर नहीं दिया जा सकता था? आखिर प्रेम कुमार का टिकट कैसे बच गया? आखिर बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पहचान माने जाने वाले रामेश्वर चौरसिया का टिकट क्यों नहीं मिला? आखिर मुजफ्फरपुर शहर में नगर विकास मंत्री रहे भाजपा के कई बार के विधायक सुरेश शर्मा का टिकट क्यों काटा गया? पारू में अशोक सिंह का टिकट क्यों काटा गया? कई सारे सवाल एक साथ खड़े हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बेहद विश्वास पात्र मानी जाने वाली रश्मि वर्मा, वो भी कायस्थ समाज से है, नरकटियागंज में उनका टिकट क्यों काटा गया? क्या योगी आदित्यनाथ अपने करीबियों का टिकट कटने की वजह से ही तो बिहार चुनाव में नहीं आ रहे हैं, या जानबूझकर उन्हें बिहार चुनाव से दूर रखा जा रहा है? मैंने जो अमित शाह भाजपा और नाराज भाजपा की बात की, अब जरा उसमें देखिए, जिस वक्त नरेंद्र मोदी की कैबिनेट बनी उस वक्त बिहार से किसी राजपूत नेता को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। सबको आश्चर्य हुआ कि न तो राजीव प्रताप रूडी को जगह मिली और ना ही राधा मोहन सिंह को जगह मिली, ना ही जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जगह मिली, ना ही लवली आनंद को जगह मिली, किसी को जगह नहीं मिली। फिर उस परिस्थिति में बिहार के राजपूत वोटर पहले से ही बिखरते हुए दिखाई दे, ऊपर से योगी आदित्यनाथ बिहार में जाना कम कर दे, क्या होगा भारतीय जनता पार्टी के अपर कास्ट वोट बैंक का? भूमिहार समाज अलग भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिख रहा है, कायस्थ अलग नाराज दिख रहे हैं, ब्राह्मण कई सीटों पर कांग्रेस के साथ और प्रशांत किशोर के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वैश्य समाज का वोट कई सीटों पर अलग अलग जातियों में बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास बचता क्या है? पटना जिले में हालत यह है कि रविशंकर प्रसाद जैसे वरिष्ठ नेता साइडलाइन, नंदकिशोर यादव साइडलाइन, सुशील मोदी अब स्मृति शेष है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी कंपनी 6-7 हजार करोड़ रुपए की कंपनी चलाने वाले ऋतुराज सिन्हा को बिहार में इतना ताकतवर बनाकर लॉन्च कर दिया गया है, जिससे पूरी बिहार भाजपा में खलबली मची हुई है। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि आखिर ये कौन से शहजादे हैं जो बिहार भाजपा के तमाम तपे तपाए कार्यकर्ताओं के ऊपर से थोप दिए गए हैं। नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, ये अलग से चल रहा है कि भावी मुख्यमंत्री कौन, अभी पता नहीं है विधायक कितने आएंगे। लेकिन नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी किस तरह से अपनी सियासी बिसात को बिछा रहे हैं
ये सब देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन सिंह गाजियाबाद के अस्पताल में है, वो बीमार पड़े हुए हैं। अब बीमार हैं या राजनीतिक रूप से बीमार हैं मैं नहीं जानता, चलिए हॉस्पिटल में है तो मान लेता हूं कि उन्हें देखने के लिए योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, ब्रजेश पाठक सभी गए थे, तो शायद सही में बीमार होंगे। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार में किसके बूते चुनाव लड़ रही है समझ में नहीं आ रहा। और जब बीजेपी बिखरी हुई है, उसमें अर्बन लोकल बॉडी में 30% आरक्षण की बात करना, ईबीसी के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर देना, ये तेजस्वी यादव का ये दांव भारतीय जनता पार्टी पर कितना भारी पड़ेगा, इसे सहज रूप से समझा जा सकता है। हमारे कई दर्शक ये कहते हुए नजर आएंगे कि उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने ओल्ड पेंशन स्कीम का ऐलान किया था, लेकिन मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश में अगर 2017 का चुनाव आप देखते तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में 10% से ज्यादा का अंतर था। और यह ओल्ड पेंशन स्कीम का ही नतीजा था कि उस आंकड़े को 2022 के चुनाव में 5-5.5% पर लाकर छोड़ दिया था। अगर यह आंकड़ा 2017 में 4-5% पर होता तो अखिलेश यादव ने चुनाव परिणाम बदल दिया होता। हिमाचल प्रदेश में यही हुआ, ओल्ड पेंशन स्कीम ने हालात बदल दिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई। कुछ लोग यह भी कहेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम तो अशोक गहलोत ने दे दी थी, उसके बावजूद वो चुनाव हार गए। दरअसल ओल्ड पेंशन स्कीम ये लाभार्थी चेतना की तरह नहीं है कि आपने पहले दे दी तो आपको वोट मिल जाएगा। सरकारी कर्मचारी सत्ता और सिस्टम के साथ तभी तक होते हैं जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई होती है। जब पूरी हो जाती है उसके बाद वो नहीं होते। तेजस्वी यादव ने पूरी नहीं की है, पूरी करने के हालात में भी है नहीं। सत्ता में आने के बाद वो दे देंगे तो 5 साल बाद सरकारी कर्मचारी क्या करेंगे ये सबको पता है। लेकिन फिलहाल उन्हें उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, हर हालत में चाहिए, और जो देगा वो उसके साथ हो जाएंगे। जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, उनके साथ आ गए। बिहार में भी उत्तर प्रदेश जितना बड़ा गैप नहीं था 2020 के चुनाव में। 2020 के चुनाव में बिहार में दोनों पार्टियों के वोट में पूरे राज्य से जितने वोट दोनों गठबंधनों को मिले उसमें महज 12,000 का अंतर था। 37% से ऊपर वोट दोनों गठबंधन के पास थे, दशमलव में मार्जिन था। उस मार्जिन को पाटने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम में बहुत बड़ा मुद्दा है। ओल्ड पेंशन स्कीम को यदि हम आसान भाषा में समझाएं तो कैसे कर सकते हैं, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। चुनाव कौन करवाता है? सरकारी कर्मचारी। वो ज्ञानेश कुमार के स्टाफ कहे जाते हैं चुनाव में, होते राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं। पेंशन किन्हें चाहिए? आखिर 11 नवंबर को इलेक्शन ड्यूटी के बाद भी तो उनकी नौकरी है, पेंशन तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद चाहिए। तो पेंशन किसे चाहिए? उन्हीं कर्मचारियों को चाहिए। चुनाव में मशीन की रखवाली और मशीन का कंट्रोल किसके पास होगा? इन्हीं कर्मचारियों के पास होगा। मशीन को वोटिंग कराने से लेकर सील कराने तक की जिम्मेदारी किसकी होगी? इन्हीं की होगी। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। सरकारी कर्मचारियों का रोल इलेक्शन में कितना बड़ा होता है ये एक अलग मुद्दा है। बड़ा मुद्दा सरकारी कर्मचारियों के घर में भी तो वोट होते हैं, वो अपने आप में और बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उनके घर वाले को भी पेंशन की आस होती है। प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब के बीच बिहार जैसे राज्यों में जो दहेज का अंतर होता है, उस दहेज के अंतर का सबसे बड़ा कारण पेंशन होता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद अपनी पेंशन बंद नहीं की कि सांसदों को और विधायकों को जो पेंशन मिलती है वो बंद नहीं की जाएगी, वो जारी रहेगी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद करने का फैसला किया था। उसी पेंशन को उसी समय राज्य सरकार ने भी देखा देखी बंद कर दिया था, बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारियों का पेंशन। उसी को चालू कराने की बात कही है कि नहीं, जितने कर्मचारी इस दरमियान बहाल हुए सबको ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जाएगा और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। तो जिस प्रकार से तेजस्वी यादव घेरते जा रहे हैं, आईपी गुप्ता और मुकेश सहनी फैक्टर अति पिछड़ा वर्ग में ठीक ठाक डेंट लगा रहे हैं। अब आईपी गुप्ता की पार्टी 3 सीटों पर लड़ रही है, बाकी 2 सीटें जहां जेडीयू के खिलाफ लड़ रही है वहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा।
लेकिन सहरसा शहर में जहां भारतीय जनता पार्टी के कई बार के विधायक के सामने आईपी गुप्ता खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यानी आईआईपी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां पूरी बाजी पलटने के आसार बताए जा रहे हैं। मुकेश सहनी फैक्टर के साथ भी यही स्थिति है कि जनता दल यूनाइटेड के साथ चूंकि अति पिछड़ा वर्ग का एक बॉन्ड अलग तरीके से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की वजह से मुकेश सहनी का वोट यानी मल्लाह वोट बिखरता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन उसमें अपनी सेंध लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। कई सारे उसके कारण हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो मल्लाह बहुल सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ रही है। यह बिहार की सियासत का सबसे बड़ा सत्य है। यही कारण है कि 2020 में जब मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर उठ गए थे, महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस वक्त आनंद फानन में उन्हें अमित शाह का फोन आया और बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें देकर मुकेश सहनी को एडजस्ट किया था, क्योंकि बीजेपी को पता है कि जेडीयू के पास ऐसी बहुत कम सीटें हैं जहां मल्लाह वोटर निर्णायक भूमिका में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारी 50 से ऊपर ऐसी सीटें हैं जहां मल्लाह वोट जिधर चले जाए उधर नतीजा निकल सकता है। यह बात बीजेपी को बखूबी पता है, और मल्लाहों को टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कम दिए हैं। अति पिछड़े को ही बहुत कम दिए हैं। अति पिछड़े को सबसे ज्यादा टिकट नीतीश कुमार ने दिए हैं, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, इस पर बीजेपी ने अब तक चुप्पी साध रखी है। एक नाथ शिंदे को जैसे महाराष्ट्र में कह रहे थे कि उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के छोटे नेता तो लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम हैं, सीएम थे और सीएम रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार आज 28 अक्टूबर है, 29 अक्टूबर को सीएम रहेंगे, हम भी जानते हैं। ये बात कोई नहीं कह रहा है कि नीतीश कुमार क्या नई विधानसभा गठित होने के बाद 14 नवंबर के बाद अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे, ये कोई नहीं कह रहा। और इसका नुकसान एक ऐसे दौर में भारतीय जनता पार्टी जब झेल ही रही है अपनी सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी जब झेल ही रही है अपनी सीटों पर, प्रशांत किशोर फैक्टर नुकसान पहुंचा ही रहा है उसकी सीटों पर, इन सब के बीच अब अति पिछड़ा वाला और ओल्ड पेंशन वाली बात सामने आ जाना, वो बीजेपी को कहां ले जाकर छोड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। और भारतीय जनता पार्टी अंदर से जितनी विभाजित दिखाई दे रही है, बिहार के सामाजिक समीकरणों में जाति जनगणना के बाद का पहला ऐसा चुनाव लड़ रही है जिसमें कोई भी आदमी कल्पना कर सकता था कि प्रधानमंत्री बिहार जाएं और किसी न किसी बहाने पोलराइजेशन वाली, ध्रुवीकरण वाली स्पीच दें। प्रधानमंत्री ने बिहार में ध्रुवीकरण वाली स्पीच नहीं दी, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार ध्रुवीकरण की मानसिकता में कभी था भी नहीं। पहले कोशिशें हुई तो बहुत सफल नहीं हुई, और अब जातिगत गणना के बाद यदि पोलराइजेशन की कोशिशें होंगी, अब यहां मंगलसूत्र मुजरा, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान जैसी बातें अगर बोली जाएंगी तो जो सीटें मिलने की उम्मीद है वो भी हाथ से बहक सकती हैं। ये हालात बिहार के अंदर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और आज के बिहार में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि 2015 में जो भारतीय जनता पार्टी ने बिना नीतीश कुमार के 53 सीटें जीती थी, उन 53 सीटों पर क्या भारतीय जनता पार्टी 14 नवंबर को पहुंच पाएगी? क्या 53 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी छू पाएगी? अब चुनाव वहां जाकर सिमट रहा है, और चुनाव जब वहां जाकर सिमट रहा है तो स्वाभाविक है सबसे ज्यादा खुश एक अड़े मार्ग ही होगा, नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार के आसपास के चेहरे छठ पर्व के अवसर पर कल दिखाई दिए कि कौन से लोग थे। वही लोग दिख रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन और रिश्ता रखने के हिमायती नहीं है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस परिस्थिति में चुनाव के पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कई मुद्दों पर अपने को घेरते रहने या घिरते रहने की परिस्थितियां पैदा कर ली है, अमित शाह एंड कंपनी की एक जिद की बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर संभव जोर लगाएगी, और इसके लिए नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं किया जाएगा, विधायक दल की बात की जाएगी। तो विधायक दल की बात तो भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, 2005 के पहले विधानसभा चुनाव में जिसमें किसी को मैंडेट नहीं मिला, किसी को जनादेश नहीं मिला, दोबारा चुनाव करवाना पड़ा, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही गलती हुई थी
कि नाम का ऐलान नहीं किया गया था। लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने नहीं थे, बने भी थे तो एक बार 7 दिन के लिए बने थे। उस वक्त उन्होंने कोई अति पिछड़ा कार्ड नहीं खेला था, कोई महादलित कार्ड नहीं खेला था, कोई जाति गणना नहीं कराई थी, कोई सुशासन बाबू की इमेज उनके साथ चस्पा नहीं हुई थी। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी बिहार में केवल 37 सीटों पर सिमट गई थी। 37 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2005 के पहले चुनाव में मिली थी। केजे राव ने जिस चुनाव को कराया उसके बावजूद मिली थी। जेडीयू को तब भी 55 सीटें मिल गई थी। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार के साथ जो तमाम तरह की छवियां जुड़ी, उन छवियों के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी 2005 के दूसरे चुनाव को आप देखें तो क्या हुआ था। 2005 के दूसरे चुनाव के ठीक पहले अरुण जेटली ने ऐलान किया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। नया बिहार नीतीश कुमार, ठोस बहुमत अब की बार, यही नारा दिया गया। तब जाकर 143 सीटों का बहुमत एनडीए को मिला था। आज के हालात क्या है? आज के हालात में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर है, और मुख्यमंत्री पद पर है तो उनका वोटर उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहता है। उनकी सीटों पर उनके वोटर में सेंध लगाने की स्थिति में बहुत मजबूती से तेजस्वी यादव का प्रयास सफल होता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपनी सीटों पर मुस्लिम वोट, यादव वोट, महादलित वोट, इन सब से पहले से ही वंचित है, वहां उसमें अति पिछड़ा के लिए भी अर्बन लोकल बॉडी में यदि ये घोषणा कर दी जाए, म्यूनिसिपैलिटी में घोषणा कर दी जाए, तो किस तरह से बीजेपी का तिलिस्म बिखर रहा है, ये आने वाले 2 चरण में 6 नवंबर और 11 नवंबर को सबको दिखाई दे देगा। और रही बात तेजस्वी यादव की, तो आज जो घोषणा पत्र के माध्यम से, मैनिफेस्टो के माध्यम से तेजस्वी यादव ने की, राहुल गांधी कल से बिहार में उतर रहे हैं, उसके बाद की परिस्थितियों को आप देखें तो हालात बदलते हुए नजर आए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। देखते जाइए, बिहार का चुनाव है। बिहार का चुनाव जब तक संपन्न ना हो जाए तब तक स्पष्ट तौर पर कोई भी भविष्यवाणी कि किस गठबंधन को बहुमत मिलेगा ये करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखते जाइए सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है, और राजद और भारतीय जनता पार्टी के बीच बड़ी पार्टी के तौर पर कौन उभरेगा, इसका फैसला उन 50 सीटों से होना है जहां राजद और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला हो रहा है। और उन 50 सीटों पर यह पता चलेगा कि तेजस्वी यादव ने जो पेंशन की घोषणा की है या अर्बन लोकल बॉडी में जो आरक्षण की घोषणा की है, 20% से बढ़ाकर 30% सीटें अति पिछड़ों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की है, उसका कितना असर होता है। उसी असर से राजद और भाजपा में ज्यादा बड़ा कौन होगा, किसके विधायक ज्यादा होंगे, इन्हीं 50 सीटों से तय होना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।